आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं। 16th फाइनेंस कमीशन यानी ये जो 16वां वित्त आयोग का गठन हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन देखो प्री स्तर पे पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा में पूरा का पूरा ये कमीशन के बारे में ही पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। और अभी 2024 यूपीपीसीएस प्री में तो क्वेश्चन देखो आएगा ही आएगा, एक आध क्वेश्चन आर में भी क्वेश्चन मिल जाएगा और इसके बारे में सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। ये पूरा जो आपका कमीशन वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये जो बॉडीज़ वाले कॉन्सेप्ट हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ये सारी जो बॉडी हैं इनके बारे में भी सीख लेंगे। बाकी पर्टिकुलर इस कमीशन के बारे में भी सीख लेंगे, ठीक है। क्या इसका रोल है, क्या इसके फंक्शन रहते हैं, ये कहाँ तक कारगर है ना अपने काम में, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। शुरू करें। इसके पहले फाइनेंस कमीशन को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ बातें बॉडी टाइप देखेंगे, यानी ये जो संस्थाओं के प्रकार होते हैं, ये संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, फिर हम लोग को समझ में आएगा कि ये फाइनेंस कमीशन जो है ये किस तरीके की बॉडी है, ठीक है। तो देखिए ये जो बॉडी टाइप होते हैं, ये संस्थाओं के प्रकार हैं। हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी भी पढ़ते हैं, हिंदी में बोलते हैं सांविधिक संस्था, हिंदी में भी सीखिएगा, साथ में इंग्लिश में भी सीखिएगा। दूसरी बॉडीज़ जो प्रकार है हम लोग पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ यानी संवैधानिक संस्थाएं। तीसरी बॉडी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं यानी संविधानेतर संस्थाएं। अभी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या है, इनके बारे में हम लोग सीखते हैं। देखिए स्टैट्यूटरी से देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा है इंग्लिश में स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब लॉ होता है। लॉ कहाँ पे बनता है, जो देश की हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है वो बनाती है। और हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है, भारत की पार्लियामेंट है ना, यानी संसद है। तो संसद में एक्ट के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से जो संस्थाएं बनाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर सांविधिक संस्थाएं। क्लियर है। इन्हीं स्टैट्यूटरी बॉडीज़ को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि इनका उल्लेख नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जो होती हैं इनका आर्टिकल के फॉर्म में उल्लेख नहीं होता, ठीक है। अगर आर्टिकल के फॉर्म में उल्लेख रहेगा या फिर डेडिकेटेड आर्टिकल रहेगा किसी संस्था का, तो वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी ना। जैसे हम लोग फाइनेंस कमीशन पढ़ते हैं, है ना, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, आर्टिकल 324 में पढ़ते हैं ना, तो आर्टिकल है ना ईसीआई का, तो ये कैसी संस्था हो गई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था हो गई ना, संवैधानिक संस्था हो गई। फाइनेंस कमीशन को भी हम लोग 280 में पढ़ते हैं आर्टिकल, तो ये कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि इसका एक डेडिकेटेड आर्टिकल है। क्लियर है। लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ का डेडिकेटेड आर्टिकल नहीं मिलेगा आपको, वो अपनी जो पावर ड्राइव करती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी जो अपनी पावर को ड्राइव करती हैं, इनके पास शक्तियाँ कहाँ से आती हैं, यहाँ से आती हैं एक्ट में जो लिखा गया है, एक्ट में इनका शक्तियों का उल्लेख रहता है, ठीक है। संविधान से नहीं आती हैं इनकी शक्तियाँ, संविधान से ना होके अधिनियम से आती हैं। क्लियर है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के, जैसे हम लोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पढ़ते हैं, तो इसका कोई आर्टिकल पढ़े हैं क्या आप, नहीं पढ़े होंगे, यानी इसको एक्ट के माध्यम से बनाया गया है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। ये भी ध्यान रखना, एक्ट का ईयर याद रखना भैया। तो अधिनियम के माध्यम से बनाई जा रही संस्था, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हम लोग पढ़ते हैं, इसका भी कोई आर्टिकल नहीं है ना, कोई भी आर्टिकल नहीं पढ़े हम लोग संविधान में। इसका मतलब है कि ये एक्ट के माध्यम से बनाई गई है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई है। और इसका भी एक एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। एनजीटी हम लोग पढ़ते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये भी एनजीटी एक्ट है 2010 का, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ भी आपको दिख रहा है कि अधिनियम के माध्यम से बनी है संस्था, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्लियर है। सीबीसी है, ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, आर्टिकल है कोई भी आर्टिकल नहीं है। कैसे बनी है, एक्ट के माध्यम से बनी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 का है, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसी तरीके से हम लोग लोकपाल विधेयक भी पढ़े हैं, लोकपाल अधिनियम पढ़े हैं, तो अधिनियम के माध्यम से जो बन रही हैं, एनआईए भी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सारी ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। क्लियर है। इन्हीं को आप नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोल लीजिए। समझ आया। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अब इसका तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गया। ये अपनी शक्तियाँ कहाँ से ड्राइव करेंगी, संविधान से करेंगी, क्योंकि संविधान में भाई इनका आर्टिकल है, अलग से आर्टिकल है। तो शक्तियाँ ये जो है भारतीय संविधान में निहित होती हैं, ड्राइव पावर एंड अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल के फॉर्म में इनका उल्लेख रहता है। हम लोगों ने सीखा, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 में पढ़ते हैं, फाइनेंस कमीशन
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, क्योंकि 280 में पढ़ते हैं आर्टिकल। कैग पढ़ते हैं 148 में, है ना, CAG। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट भी पढ़ते हैं 338 में। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब भी पढ़ते हैं 338A में, है ना। इसी तरीके से नेशनल कमीशन फॉर OBC 338B में। AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में। UPSC भी हम लोग पढ़ते हैं 315 से 323 में उल्लेख है। स्टेट के जो कमीशन है लोक सेवा आयोग है 315 से 323, इनका भी इसी में उल्लेख है ना। तो ये सारी संस्थाएं कैसी होंगी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि सबका एक आर्टिकल है, अपनी जो पावर ड्राइव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से करती हैं। तो फाइनेंस कमीशन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, 16 फाइनेंस कमीशन। तो ये कैसी बॉडी होगी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है यानी संवैधानिकतर है, तो इससे शब्द से क्या समझ में आ रहा है? जब संविधान बना था तो बनने के बाद जो संस्थाएं बनी हैं, संविधान बनने के बाद जो संस्थाएं बनी हैं उनको संवैधानिकतर बोल रहे हैं। तो ऐसी संस्थाएं तो बहुत होंगी जो पार्लियामेंट ने भी बनाई होंगी एक्ट के माध्यम से, और जो एग्जीक्यूटिव यानी मंत्री परिषदीय जो रेजोल्यूशन से बनती हैं वैसी भी संस्थाएं होंगी। इसलिए यहाँ पे दो टाइप आप देख रहे हैं कि ये जो संविधान के बाद, संविधान बनने के बाद जो संस्थाएं बनी हैं, कुछ बॉडी ऐसी होंगी जो एक्ट के माध्यम से बनी होंगी, तो एक्ट के माध्यम से जो बनती हैं उनको हमने स्टैट्यूटरी सीख ही लिया, और कुछ बॉडी ऐसी होंगी जो सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, सरकार के द्वारा का मतलब है यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है, मंत्री परिषद रेजोल्यूशन के द्वारा। क्लियर है बात है? तो ऐसी बॉडी को हम लोग नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बोल रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2025 में मान लो कोई एक संस्था बनाई, सरकार ने बनाई, ठीक है, तो 2025 का समय है, यानी संविधान तो बहुत पहले बन गया था, तो संविधान के बनने के बाद इस संस्था को बनाया जा रहा है। तो 2025 में मान ली एक्स संस्था बनी है, तो एक्स कैसी बॉडी हो गई? एक चीज़ तो हमें इतना समझ में आ गया कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। दूसरा क्या बात समझ में आया कि चूंकि इसको सरकार ने बनाया है तो ये साथ में कैसी बॉडी होगी? साथ में नॉन स्टैट्यूटरी भी हो गई। तो यहाँ पे एक बॉडी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस नॉन स्टैट्यूटरी हो सकती है सरकार के द्वारा अगर बनाई जाएगी। और एक बॉडी मान लीजिए 2025 में ही 22 संस्था बन रही है, 22 संस्था बनी है लेकिन पार्लियामेंट ने बनाया है, तो ये 22 संस्था कैसी होगी? संवैधानिकतर तो है क्योंकि 2025 में बन रही है, तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तो है, लेकिन साथ में पार्लियामेंट ने भी बनाया है इसको एक्ट के माध्यम से, तो ये साथ में स्टैट्यूटरी बॉडी भी हो गई। तो यहाँ पे 22 संस्था एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और स्टैट्यूटरी भी है। और भाई एक्स का क्या सीखा था? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, सरकार ने बनाया तो नॉन स्टैट्यूटरी है। क्लियर है सारी चीज़ें? अब जैसे एक कमीशन हम लोग पढ़ते हैं नीति आयोग, नीति आयोग कोई एक्ट के माध्यम से तो बनी नहीं है, पार्लियामेंट ने इसको बनाया नहीं है, सरकार के संकल्प के द्वारा बनी है ये, इसलिए यहाँ पे ये संस्था कैसी हो गई? क्योंकि बाद में इसका यहाँ पे स्थापना की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और साथ में सरकार ने बनाया है, तो ये नॉन स्टैट्यूटरी भी है। समझ आया भाई? और भी एग्जांपल NDC है, हम लोग नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी पढ़ते हैं, इसका भी वही हाल है, बाद में बनी है, ठीक है, कब बना था कमेंट करके बताइए। बाद में बनी है तो संवैधानिकतर होगी, और सरकार के संकल्प के द्वारा बनी है तो नॉन स्टैट्यूटरी होगी। जोनल काउंसिल है, NDC है, नीति कमीशन है। इतना क्लियर है ना भाई? तो ये बॉडी के प्रकार बताना जरूरी था, क्योंकि समझ में आना चाहिए ना यार, ये जो फाइनेंस कमीशन है बॉडी किस तरीके की है। अब हम लोग यहाँ पे प्रॉपर टॉपिक पे आते हैं जो हम लोगों को पढ़ना है, 16वां वित्त आयोग। यहाँ पे क्या क्या सीखेंगे हम लोग? यहाँ पे इनके फंक्शन सीखेंगे, इनके चेयरमैन सीखेंगे, इनके मेंबर सीखेंगे, और इनकी रिकमेंडेशन क्या है यानी सिफारिशें क्या हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले 15वें फाइनेंस कमीशन को देखिए। अध्यक्ष हम लोग NK सिंह पढ़ा करते थे, ठीक है, गठन पहले ही हो गया था। फाइनेंस कमीशन को राष्ट्रपति गठन करते हैं, ठीक है, आर्टिकल 280 के तहत, तो ये पहले भी गठन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे 15वें फाइनेंस कमीशन की जो सिफारिशें हैं वो इस टाइम फ्रेम के लिए थी, 2020-21 से 25-26 के लिए, मतलब अभी जो सिफारिशें लागू हैं वो अभी 15वें फाइनेंस कमीशन की हैं, ठीक है। 26 से ये 16 फाइनेंस कमीशन काम करेगा। तो जो बात मैंने बोली है कि प्रेसिडेंट 280 के तहत पहले भी इसका गठन कर सकते हैं, तो आप 15वें फाइनेंस कमीशन को देखिए, तो ये इसका गठन 2017 में ही किया जा चुका था, ठीक है। उसी तरीके से आप 16वें फाइनेंस कमीशन का भी गठन देख रहे हैं 2024 में, लेकिन सिफारिशें कब से देगा? 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 साल के लिए, तो 2 साल पहले गठन हो गया ना। तो ठीक है, गठन हम लोगों ने कर दिया। अध्यक्ष कौन है 16वें फाइनेंस कमीशन के? अरविंद पनगड़िया साहब, ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है, पहले ही थे।
और प्रोफेसर साहब भी हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी हैं, कोलंबिया, प्रोफेसर ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। और G20 में भी इनको शेरपा की भूमिका इन्होंने निभाई थी। इसका ये देखिए, ये डेट इंपॉर्टेंट है PCS के लिए। 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 साल के लिए सिफारिशें देगा 16वां फाइनेंस कमीशन। ये डेट एग्जैक्ट याद रखना है, 1 अप्रैल 2026, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट देगा ये पहले ही दे देगा, ठीक है, यानी 31 अक्टूबर 2025 को ये सौंपेगा अपनी पहली रिपोर्ट। पहली क्या, यही रिपोर्ट होती है फाइनल। हाँ, पर ऐसा भी नहीं है कि 2026 से फिर 5 साल अगर जोड़ते हैं तो 2031 आता है ना। तो 2031 और 2026 के बीच में 5 साल का जो टाइम है, इसमें कुछ करेगा ही नहीं कमीशन। करेगा उसमें भी कुछ कुछ बताता रहेगा, अमेंडमेंट होते रहेंगे रिपोर्ट में, कुछ और सुझाव वगैरह देता रहेगा कमीशन, ये सारी चीज़ें। बट हम लोगों को डेट याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन तो डेट के हिसाब से पूछेगा। तो 1 अप्रैल 2026 हो गया, यहाँ से अगले 5 साल के लिए सिफारिशन देगा और रिपोर्ट सौंपेगा 31 अक्टूबर 2025 को। क्लियर। गठन सीख लिया 280 के तहत, आर्टिकल 280 के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा। मेंबर देखो, इसका कंपोजिशन देखेंगे ना फाइनेंस कमीशन का, तो 1+4 है। 1 यानी ये चेयरमैन होते हैं और 4 जो हैं वो मेंबर हैं अलग। टोटल मेंबर 5 होते हैं। टोटल मेंबर मतलब ये चेयरमैन को लेके। लेकिन आपने देखा अरविंद पनगड़िया साहब तो हो ही गए, बाकी ये 5 मेंबर दिख रहे हैं, तो यहाँ तो 1+5 हो गया, ये कैसे? तो ये चीज़ अभी हो सकता है चेंज हो, अभी ये मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं आया है मेंबर कौन कौन रहेगा, लेकिन इनका चुनाव जरूर है। इनमें से ये जो 5 हैं, इनमें से 4 जरूर रहेंगे, ठीक है। अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, सौम्या कांति घोष और ऋत्विक रंजन, ये सेक्रेटरी हैं फाइनेंस कमीशन 16 के। तो ये मेंबर याद रखना है आपको, पाँचों के पाँचों। अध्यक्ष तो याद हो ही जाएंगे। कंपोजिशन 1+4 का रहता है। अब यहाँ पे देखिए भाई, फाइनेंस कमीशन यार अपने आप में ना बहुत स्ट्रांग बॉडी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि पैसा बांटती है ना। पैसे वाला मैटर आ जाएगा ना तो पावरफुल हो ही जाएगी। किस स्टेट को कितना पैसा देना है फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है भाई, मतलब यही हकीकत है। इनकी सिफारिशें भले ही बाध्यकारी नहीं होती हैं सरकार पर, लेकिन जो ये बोल देता है वही होता है। तो कहा जाता है फाइनेंस कमीशन के आगे पीछे ये स्टेट जो है ना घूमते रहते हैं पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए। तो ये जो फाइनेंस कमीशन पैसे देने की बात मैं जो बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब सेंटर के पास कितना टैक्स कलेक्शन हो रहा है, उस टैक्स में से, उस रेवेन्यू में से स्टेट को कितना देना है, ये सारी बातें डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और किस स्टेट को कितना पैसा जाएगा ये सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। उस स्टेट की पॉपुलेशन देखी जाती है और उस स्टेट का लाइवलीहुड देखा जाता है, जीवन स्तर देखा जाता है, वहाँ के लोग काम क्या कर रहे हैं। वो आपका शहर या फिर आपका राज्य इंडस्ट्रियल शहर तो नहीं है, है ना। वहाँ पर नगरीकरण कैसा है, किसानी में वहाँ पे कितने लोग इन्वॉल्व हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। या फिर पहाड़ी राज्य तो नहीं है। और साथ में एक खतरनाक पॉइंट, वहाँ पर सरकार किसकी है। तो इतने सारे फैक्टर होते हैं तब जाके पैसा डिसाइड होता है कि किस स्टेट को कितना पैसा देना है ना। नॉर्मली आप देखेंगे कि जो नॉर्थ के स्टेट हैं, यहाँ पे नॉर्थ के स्टेट जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादा पैसा टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा मिला है, मतलब उनका जो शेयर है राज्यों का ज़्यादा दिया गया है। दक्षिण भारत का यहाँ पे शेयर, टैक्स का जो शेयर है कंपैरेटिवली कम है। क्यों कम है? क्योंकि दक्षिण भारत की स्थिति नॉर्थ इंडिया से काफ़ी बेटर है ना। जो अभी मैंने फैक्टर बताए हैं उन्हीं सभी फैक्टरों को काउंट करते हुए दक्षिण भारत की स्थिति तब भी बेटर है। तो दक्षिण भारत के राज्य तुलनात्मक रूप से कम पैसा प्राप्त करते हैं। पैसे का मतलब यहाँ पे टैक्स शेयर का है, ठीक है। मैं मतलब जनरल भाषा में लिखा हूँ समझने के लिए। औद्योगिक शहर जो है, इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं या फिर स्टेट्स हैं, इनके भी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, मतलब औद्योगिक शहर तो भाई टैक्स भर के देते होंगे ना। कंपनी है, कारखाने हैं, तो कारखाने तो भर के पैसा टैक्स के फॉर्म में GST वगैरह दे रही हैं, और GST पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है। तो जो इन राज्यों का कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से इनको टैक्स शेयर उतना नहीं, मतलब फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। क्यों? इसी वजह से कि आप तो पैसा कमा ही रहे हो ना, आप पैसा कमा रहे हो, वहाँ पे लोगों को रोज़गार दे ही रहे हो, तो वहाँ की स्थिति तो ठीक ही है। तो यहाँ पे पैसा कम फाइनेंस कमीशन के द्वारा इनको यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है। बाकी तो ये जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है ना, तो इसमें हमेशा यार एग्रीमेंट बन नहीं पाता है ना, सामंजस्य बन नहीं पाता। इसमें हमेशा ही डिसएग्रीमेंट रहता है संघ और राज्यों के बीच में।
किसी स्टेट को ज़्यादा दे दोगे तो भैया सारे स्टेट फिर बोलेंगे हमें इतना क्यों नहीं दिया, हमें इतना क्यों नहीं दिया। यही बहस होती है ना संसद में, सदन सदन की वो सेशन देखते हैं ना। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखा रहा हूँ फिगर, इसको देखिए। ये 2021 और 22 का टैक्स कलेक्शन का ये डेटा है, और वहाँ पर राज्यों को कितना पैसा दिया गया है, ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी आपको। आप 1 रुपये में काउंट करके चलना, ठीक है। 1 रुपये का मतलब जैसे हर स्टेट 1 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, टैक्स के फॉर्म में। यानी हर स्टेट से 1 रुपये जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब सेंट्रल गवर्नमेंट वापस कितना कर रही है हर स्टेट को टैक्स के फॉर्म में, रेवेन्यू के फॉर्म में, मतलब जो उनका रेवेन्यू रिसिप्ट है, प्राप्तियां हैं। कर्नाटक को, अगर कर्नाटक 1 रुपये का कंट्रीब्यूशन कर रहा है जीएसटी में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस में, तो वापस इसको कितना मिल रहा है 0.15 1 रुपये में, मतलब 15% ही तो हुआ। भाई हरियाणा का देखें तो ये 18% हुआ, 0.18 1 रुपये में इसको जो मिल रहा है। इसने तो 1 रुपये दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन इसको मिला कितना 0.18। भाई गुजरात का देखिए तो 0.28 है। इसी तरीके से आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा एनालिसिस कीजिए, तो आप देखेंगे कि जो साउथ के स्टेट हैं इनको कम टैक्स शेयर यहाँ पे पैसा मिला है। और भाई अगर असम असम पहाड़ी राज्य है ना, तो यहाँ पे देखो इन्होंने 1 रुपये दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन वापस इनको 3 गुना मिला है। तो यहाँ पे ऐसा डेटा आपको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश 1 रुपये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इनको वापस कितना मिल रहा है 2.73 रुपये ना, ये रुपये हैं, कन्फ्यूज मत होना इससे। और बिहार का तो यहाँ पे आंकड़ा ही खतरनाक है। बिहार 1 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन इसको बदले में कितना मिल रहा है, इनका तो खतरनाक शेयर है 7 रुपये, दिया 1 रुपये मिला 7 रुपये। तो ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि बिहार की स्थिति आप लोग जानते हैं, यूपी की स्थिति जानते हैं। जो अब मैंने अभी फैक्टर बताया आप लोगों को, वो सारे काउंट किए जाते हैं फाइनेंस कमीशन के द्वारा, उसके हिसाब से पैसा अलॉटमेंट होता है। इसी को बोला जाता है वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस, ठीक है, BFI। तो इम्बैलेंस देख रहे हैं ना, इस ग्राफ से देख रहे हैं, किसी को कितना, मतलब किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है। अभी जो वर्तमान की स्थिति है वो देखिए, राज्यों का औसतन 61% राजस्व खर्चा आता है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन राज्यों को केवल 38% राजस्व प्राप्ति, यानी जो केंद्र के द्वारा वापस दिया जा रहा है राज्यों को टैक्स शेयर में, वो सिर्फ 38% है। हम दे रहे हैं 61% और हमें मिल रहा है 38%। तो ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा फिर राज्यों का। तो राज्य तो हमेशा ही सेंट्रल गवर्नमेंट से ये शिकायत रहती है उनकी कि हमें पैसा कम दिया जाता है ना हमारे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। वैसे 14वां जो फाइनेंस कमीशन था, इसने तो बोला था कि 42% दीजिए कम से कम आप। ये जो 38% है ना, 14वें फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि 42 रखिए, और 15वें फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि इसको 41 कीजिए। तो 42 ये 14वें फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी, और 41% ये 15वें फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी। लेकिन जो 16th फाइनेंस कमीशन है, इसने तो बोला 49 होना चाहिए भाई। अब ठीक है, रिकमेंड है, सिफारिश है, सरकार मानेगी नहीं मानेगी बात की बात है, लेकिन ये डेटा तो याद रखना है ना हम लोगों को, क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में। तो यहाँ पे 2-3 बातें हैं जो रिकमेंडेशन है 16th फाइनेंस कमीशन की, देख लीजिए। BFI अभी देखा ना, जो फिजिकल इम्बैलेंस है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, तो इसको कम करने के लिए राज्यों की केंद्र से राजस्व प्राप्ति यानी टैक्स शेयर में जो हिस्सेदारी होना चाहिए वो 49 होना चाहिए। ये सीखा हम लोगों ने अभी। पहले हम लोग जब 16 का गठन नहीं हुआ था तो 42% पढ़ते रहते थे, ये डेटा पढ़ते रहते थे, क्वेश्चन पूछा भी गया था परीक्षा में कई बार। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, अब 49 हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। 17वां बनेगा कभी तो ये 52 कर देंगे, है ना कुछ तो बढ़ाएंगे ही। और एक चीज़ और, सेस जो चार्ज किया जाता है, सरचार्ज जो चार्ज किया जाता है, ये पूरा का पूरा कलेक्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेस से या फिर सरचार्ज से, इन दोनों में से पैसा राज्यों को देती ही नहीं है। तो 16th ये जो फाइनेंस कमीशन है, इन्होंने बोला है कि भैया सेस से भी स्टेट का कुछ हिस्सा होना चाहिए, ठीक है, और सरचार्ज से भी कुछ हिस्सा राज्यों को होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन है मेजर। तो आपको ये 2 बातें याद रखनी है। क्लियर है? तो ये सारा था फाइनेंस कमीशन के बारे में। और ये रिपोर्ट जो फाइनेंस कमीशन सौंपता है ना, ये किसको सौंपेगा? ये राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। ये जो कमीशन होते हैं, रिकमेंडरी बॉडी जो होती है ना, सिफारिश करने वाली, ये सारी रिपोर्ट कहाँ पे किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति फिर पटल पर रखते हैं संसद की, ठीक है भैया।
तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हम लोग करेंगे ISFR पढ़ेंगे, अब इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, वन रिपोर्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2021 का है अभी तो फिलहाल लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो इसको करेंगे अगले वीडियो में। चलिए सीखिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए।